हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं गौतम कुमार एजिमेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग लुसेंट के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चैप्टर देखेंगे। दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एक ऐसा विषय है जिससे आपके एग्जाम में ट्रेडिशनल क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ ट्रेडिशनल क्वेश्चन को करंट से जोड़कर भी पूछा जाता है। और चूंकि दोस्तों हम लोग लुसेंट का नया अपडेटेड बुक पढ़ रहे हैं, तो एक साथ हम लोगों का ट्रेडिशनल क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड करंट क्वेश्चन भी साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चैप्टर के अंतर्गत पहला टॉपिक है आपको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 में प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, की अध्यक्षता में किया गया, जिसने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ किया। अगला पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना की गई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का 1972 में गठन किया गया तथा इसरो को अंतरिक्ष विभाग के नियंत्रण में रखा गया। वस्तुतः भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर 1963 में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मेरी मैकडेलेन चर्च के एक कमरे में हुई थी। 21 नवंबर 1963 को देश का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास, जो कि अमेरिका द्वारा निर्मित था, को थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। उसके बाद है बॉक्स में कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 4/10/1957 को अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 1 उपलब्धि क्या रही? पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोजित पहला उपग्रह था। 4/10/1957 को स्पुतनिक 1 प्रक्षेपित किया गया और यह पूर्व सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में प्रमोजित सबसे पहला उपग्रह था। उसके बाद 3/11/57 को स्पुतनिक 2 प्रक्षेपित किया गया। अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को ले जाने वाला पहला यह उपग्रह था। उसके बाद 18/12/1958 को एस्कोर प्रक्षेपित हुआ, अंतरिक्ष में स्थापित पहला संचार उपग्रह था। उसके बाद है लूना 3, 4/10/1959 को पहला अंतरिक्ष यान जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ के चित्र भेजे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं पड़ते हैं। वोस्टॉक फर्स्ट 12/4/1961 को मानव द्वारा पहली अंतरिक्ष यात्रा पूर्व सोवियत संघ के यूरी गागरिन ने पृथ्वी का एक परिक्रमण 12 अप्रैल 1961 में किया था। वोस्टॉक 6 4/12/1963 को पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना टेरेस्कोवा प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी। इंटेल 6/4/1965 को व्यावसायिक उपयोग के लिए पहला संचार उपग्रह था इंटेल सेट। वेनेरा 3 16/11/1965 को पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह अर्थात शुक्र ग्रह पर उतरा। लूना 9 21/10/1968 को चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था लूना 9। उसके बाद है सोयूज 4 14/11/1969 को सबसे पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र था सोयूज 4। उसके बाद है अपोलो 11 16/7/1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव बना। इसके बाद एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा की धरती पर उतरा। नेक्स्ट है मार्स 2 19/5/1971 को मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष यान का उतरना। ये कौन सा था? मार्स 2 कब? 1971 में। अगला हेडिंग है दोस्तों अंतरिक्ष केंद्र और इकाइयां। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। यह केंद्र रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान विकास परियोजनाओं को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में अग्रणी भूमिका निभाता है।
अभी तक के सभी प्रक्षेपण यानों यथा SLV-3, ASLV, PSLV एवं GSLV को इसी केंद्र में विकसित किया गया है। अगला है इसरो उपग्रह केंद्र बंगलुरु। इस केंद्र में उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध कार्य संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट है अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद। इस केंद्र के प्रमुख कार्यों में दूरसंचार व टेलीविजन में उपग्रह का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधनों की सर्वेक्षण और प्रबंध के लिए दूर संवेदन, मौसम विज्ञान, भूमापन, पर्यावरण पर्यवेक्षण आदि शामिल हैं। उसके बाद है शार केंद्र श्रीहरिकोटा। यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। इस केंद्र में भारतीय प्रक्षेपण यान के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर परीक्षण तथा प्रणोदक का प्रसंस्करण भी किया जाता है। उसके बाद है द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। तिरुवनंतपुरम, बंगलुरु और महेंद्रगिरी तमिलनाडु में इस केंद्र की शाखाएं हैं। यह केंद्र इसरो के उपग्रह प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन से चलने वाली चालक नियंत्रण प्रणालियों और इंजनों के डिजाइन, विकास और आपूर्ति के लिए कार्यरत है। महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन से चलने वाले रॉकेट इंजनों की परीक्षण सुविधा उपलब्ध है। इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क ISTRAC लिखा है कि इस नेटवर्क का मुख्यालय तथा उपग्रह नियंत्रण केंद्र बंगलुरु में स्थित है। श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बंगलुरु, लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर और मॉरिशस में इसके भूकेंद्र हैं। इसका मुख्य कार्य इसरो के प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रह मिशनों तथा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों को टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाएं प्रदान करना है। नेक्स्ट है मुख्य नियंत्रण सुविधा हासन। इनसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद की सभी गतिविधियों यथा उपग्रह को कक्षा में स्थापित करना, केंद्र से उपग्रह का नियमित संपर्क स्थापित करना तथा कक्षा में उपग्रह की सभी क्रियाओं पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण सुविधा के पास है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मध्य प्रदेश के भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया। अगला पॉइंट है इसरो जड़त्व प्रणाली इकाई तिरुवनंतपुरम। इसमें लिखा है आपको कि इसरो की इस इकाई का प्रमुख कार्य प्रक्षेपण यानों और उपग्रहों के लिए जड़त्व प्रणाली का विकास करना है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान एवं विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद। अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान, वर्गीकरण और निगरानी करने की जिम्मेदारी निभाती है। इसका प्रमुख केंद्र बालानगर में है। इसके अतिरिक्त देहरादून स्थित भारतीय दूर संवेदी संस्थान भी राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी का ही एक अंग है। अगला हेडिंग है दोस्तों प्रमुख भारतीय उपग्रह, जिसमें पहला है आर्यभट्ट। लिखा है स्वदेशी तकनीक से निर्मित प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकट वृत्तीय कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका वजन 360 किलोग्राम था। इस अभियान के 3 प्रमुख लक्ष्य थे: वायु विज्ञान प्रयोग, सौर भौतिकी प्रयोग तथा एक्स किरण खगोलिकी प्रयोग। इस उपग्रह में संचार व्यवस्था से जुड़े कुछ प्रयोग किए गए। विशुद्ध रूप से वैज्ञानिक उपग्रह के रूप में विकसित आर्यभट्ट को सक्रिय कार्यविधि मात्र 6 माह निर्धारित की गई थी, परंतु उन्होंने मार्च 1980 तक अंतरिक्ष से आंकड़े भेजने का कार्य किया। उसके बाद है बॉक्स में उपग्रहों के प्रकार।
परिक्रमा पथ के मापदंडों के आधार पर उपग्रहों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें पहला है निम्न भूकक्षीय कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह सामान्यतः एक अंडाकार कक्षा में सामान्यतः 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होते हैं। उसके बाद है सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह। इस प्रकार के उपग्रह निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई, कितनी ऊंचाई, 500 से 1000 किलोमीटर पर अपना कार्य करते हैं। जब ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरते हैं तो पृथ्वी की सतह पर एक कटी हुई फसल के जैसा सुस्थिर सौर दीप्ति क्षेत्र दृश्यमान होता है। PSLV से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह इसी वर्ग में आता है। तीसरा है भू तुल्यकालिक उपग्रह। ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36,000 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चूंकि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर इतने ही समय में परिभ्रमण करती है, अतः ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। इनसेट श्रेणी के उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। चौथा है दीर्घवृत्तीय मोलनिया कक्षा। 504 किलोमीटर उपभू से लेकर 39,834 किलोमीटर अपभू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाले उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट है भास्कर प्रथम प्रायोगिक पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह भास्कर फर्स्ट को 7 जून 1979 को पूर्व सोवियत संघ के प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से इंटरकॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर पूर्व निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। इसका लक्ष्य जल विज्ञान, हिमगलन, समुद्र विज्ञान एवं वानिकी के क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण अनुसंधान करना था। इसने 1 अगस्त 1981 को कार्य करना बंद कर दिया। नेक्स्ट है भास्कर सेकंड। भास्कर फर्स्ट के संशोधित प्रतिरूप भास्कर सेकंड को भी रूसी प्रक्षेपण केंद्र बैकानूर से ही 20 नवंबर 1981 की पृथ्वी से 525 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया तथा इसका घूर्णन कक्षा तल के लंबवत रखा गया। समीर उपकरण के कारण भास्कर सेकंड द्वारा समुद्री सतह का ताप, सामुद्रिक स्थिति, बर्फ गिरने व पिघलने आदि जैसी अनेक घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया गया। उसके बाद है रोहिणी श्रृंखला। रोहिणी उपग्रह श्रृंखला के अंतर्गत भारतीय प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा से भारतीय प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा 4 उपग्रह प्रक्षेपित किए गए। इस श्रृंखला के उपग्रहों के प्रक्षेपण का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 का परीक्षण करना था। इस अभियान का प्रथम एवं तृतीय प्रायोगिक परीक्षण असफल रहा था। इस अभियान के द्वितीय प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RS फर्स्ट को 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 प्रक्षेपण यान से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस प्रकार रोहिणी RS-1 भारतीय भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह बना। चतुर्थ प्रायोगिक परीक्षण में रोहिणी RSD-2 को 17 अप्रैल 1983 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 D2 द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता ने SLV-3 को एक प्रामाणिक प्रक्षेपण यान सिद्ध कर दिया तथा भारत को छोटे प्रक्षेपण यानों को विकसित करने वाले देशों की श्रेणी में ला दिया। नेक्स्ट है प्रायोगिक संचार उपग्रह, जिसमें पहला है एप्पल। एप्पल भारत का पहला संचार उपग्रह था जिसे भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया गया। भारत के प्रथम प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना के कोडो अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 4 प्रक्षेपण यान द्वारा भू स्थिर कक्षा में लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया। इस उपग्रह का उपयोग राष्ट्रीय संचार व्यवस्था को आधुनिक बनाने,
घरेलू संचार व्यवस्था, रेडियो नेटवर्क, डाटा संप्रेषण, दूर दराज के क्षेत्रों में संचार व्यवस्था स्थापित करने, भूस्थैतिक कक्षा में उपग्रहों के प्रक्षेपण की तकनीक का ज्ञान प्राप्त करने तथा संचार के लिए प्रयुक्त सी बैंड ट्रांसपोंडर के प्रयोग आदि में किया गया। एप्पल से प्राप्त तकनीकी अनुभव ने इनसेट श्रृंखला के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है विस्तारित रोहिणी उपग्रह श्रृंखला। इस श्रृंखला का उद्देश्य 100 से 150 किलोग्राम वर्ग के उपग्रहों का निर्माण करना था, जिन्हें संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा छोड़ा गया था। इस श्रृंखला के तहत 4 उपग्रह सार्स फर्स्ट, सार्स सेकेंड और सार्स थर्ड एवं सार्स फोर्थ प्रक्षेपित किया गया। सार्स फर्स्ट एवं सार्स सेकेंड असफल रहा था। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट प्रणाली। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली अर्थात इनसेट प्रणाली एक बहुउद्देशीय कार्यरत उपग्रह प्रणाली है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी घरेलू संचार उपग्रह प्रणालियों में से एक है। इसका उपयोग लंबी दूरी के घरेलू दूरसंचार, ग्रामीण क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से सामुदायिक दूरदर्शन के सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण को बेहतर बनाने, भू स्थित ट्रांसमीटरों के माध्यम से पुनः प्रसारण हेतु आकाशवाणी तथा दूरदर्शन कार्यक्रमों को देश भर में प्रसारित करने, मौसम संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक अध्ययन हेतु भू सर्वेक्षण तथा आंकड़ों के संप्रेषण में किया जाता है। इनसेट प्रणाली अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त प्रयास है, जबकि इनसेट अंतरिक्ष कार्यक्रमों की व्यवस्था, निगरानी और संचालन का पूर्ण दायित्व अंतरिक्ष विभाग को सौंपा गया है। इनसेट प्रणाली की प्रथम पीढ़ी में 4 उपग्रह इनसेट 1A, 1B, 1C और 1D। द्वितीय पीढ़ी में 5 उपग्रह इनसेट 2A, 2B, 2C, 2D और 2E और तृतीय पीढ़ी में भी 5 उपग्रह 3A, 3B, 3C, 3D और 3E तथा चौथी पीढ़ी में 7 उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना बनाई गई है। चौथी पीढ़ी के उपग्रह हैं 4A, 4C, 4B तथा 4CR का प्रक्षेपण हो चुका है। अगला हेडिंग है दोस्तों भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली। लिखा है भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली की सहायता के लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह प्रणाली इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट IRS का विकास किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि मृदा, जल, भूजल, सागर, वन इत्यादि का सर्वेक्षण और सतत निगरानी करना है। दूर संवेदी उपग्रह प्रणाली के अंतर्गत पृथ्वी के गर्भ में छिपे संसाधनों को स्पर्श किए बिना प्रकीर्णन विधि द्वारा विश्वसनीय और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। इसके तहत उपग्रह में लगे इलेक्ट्रॉनिक कैमरों से पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का चित्र लेते हैं और उन चित्रों के विश्लेषण से जानकारी प्राप्त करते हैं। दूर संवेदी उपग्रह के उपयोग से सुदूर संवेदन की प्रक्रिया को एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराकर किसी स्थान विशेष पर समयानुसार हो रहे परिवर्तनों का बारीकी से अध्ययन किया जा सकता है। वर्तमान में IRS उपग्रह किसी विशेष स्थान पर लगभग प्रत्येक 3 सप्ताह के बाद गुजरता है। इस प्रणाली के तहत प्रक्षेपित किए गए उपग्रह हैं IRS 1A, IRS 1B, IRS 1E, IRS P2, IRS 1C, IRS P4, IRS P6, कार्टोसेट 1, 2 एवं 3 इत्यादि। नोट में लिखा है कार्टोसेट 1 देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट है। नेक्स्ट है मेटसेट। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 12 सितंबर 2002 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C4 के माध्यम से देश के पहले मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह मेटसेट को भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया।
यह पहला मौका था जब किसी भारतीय अंतरिक्ष यान ने 1000 किलोग्राम से अधिक भार के उपग्रह को भूस्थैतिक कक्षा से तात्पर्य है कि जिस गति से पृथ्वी घूमती है उसी कोणीय गति से उपग्रह भी घूमेगा, जिसके कारण उपग्रह सदा पृथ्वी के एक विशेष स्थान के ऊपर स्थिर नजर आएगा। में स्थापित किया। इससे पूर्व सभी उपग्रह केवल ध्रुवीय कक्षा में ही स्थापित किए गए हैं। मेटसेट की कक्षा दीर्घवृत्ताकार है, जिसमें पृथ्वी से निकटतम बिंदु 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जबकि अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु 36,000 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पहला अवसर था जब भारत ने मौसम संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के लिए स्वदेशी प्रक्षेपण यान से विशेष मौसम उपग्रह प्रक्षेपित किया। इससे पूर्व मौसम संबंधी जानकारियां इनसेट श्रेणी के उपग्रहों से प्राप्त की जाती थी। नेक्स्ट है 2019-20 में भारत द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह, जिसमें पहला है माइक्रोसेट आर। 24 जनवरी 2019 को भारतीय भू तुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-44 द्वारा इमेजिंग सैटेलाइट माइक्रोसेट आर तथा स्टूडेंट सैटेलाइट कलामसेट का सफल प्रक्षेपण किया गया। दूसरा है कार्टोसेट थर्ड। 27 नवंबर 2019 को PSLV C-47 द्वारा कार्टोसेट थर्ड तथा 13 कॉमर्शियल नैनो सैटेलाइट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। तीसरा है दोस्तों रीसेट 2 BR-1। 11 दिसंबर 2019 को PSLV C-48 द्वारा रीसेट 2 BR-1 तथा 9 कॉमर्शियल उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। यह आपदा प्रबंधन में मदद करेगा। चौथा है जीसेट 30। 17 जनवरी 2020 को एरियन 5 BA 251 के द्वारा फ्रांस के फ्रेंच गुयाना स्थित कोरो द्वीप से छोड़ा गया। जीसेट 30 एक संचार उपग्रह है। ये इनसेट 4A की जगह कार्य करेगा। इसरो के अनुसार इस उपग्रह से टेलीपोर्ट सेवा, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, DTH टेलीविजन सेवा, मोबाइल सेवा कनेक्टिविटी बेहतर होगी। जहां अभी मोबाइल सेवा नहीं है, वहां भी इसकी मदद से मोबाइल सेवा शुरू की जा सकेगी। इसकी मदद से देश में 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत हो सकेगी। इसके को बैंड सिग्नल से पृथ्वी पर चल रही गतिविधियों को पकड़ा जा सकता है। इस उपग्रह से मौसम संबंधी ज्यादा सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। आपदाओं की पूर्व सूचना एवं खोजबीन में भी मदद मिलेगी। रेस्क्यू ऑपरेशन भी ज्यादा सटीक किए जा सकेंगे। अगला हेडिंग है दोस्तों अंतरिक्ष में प्रथम भारतीय। लिखा है कि 3 अप्रैल 1984 को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय बने। वे 2 अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज T2 अंतरिक्ष यान में कजाखस्तान में बैकावुड कॉस्मोड्रोम से अंतरिक्ष में गए। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 11 अप्रैल 1984 को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लौट आए। अगला पॉइंट है तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने सोवियत अंतरिक्ष केंद्र पर स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा से बातचीत की। उन्होंने पूछा कि अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है। शर्मा का उत्तर था सारे जहां से अच्छा। उसके बाद है बॉक्स में कि अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग नाम। यूएसए का एस्ट्रोनॉट्स, रूस का कॉस्मोनाइट्स और चीन का टाइकोनाइट्स। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में मानव भेजने वाला भारत 14वां राष्ट्र बना और स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले 139वें अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी। इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया के मिशन STS-107 के वातावरण में पुनः प्रवेश के कुछ देर पश्चात नष्ट हो जाने से हो गई। उसके बाद है चंद्रयान फर्स्ट। लिखा है कि चंद्रयान के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान फर्स्ट है। यह विश्व का 68वां चंद्र अभियान है।
भारत ने अपने पहले चंद्रयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C11 के जरिए किया। प्रथम चंद्रमा अभियान सोवियत संघ ने 2 जनवरी 1959 को भेजा था एवं द्वितीय चंद्रमा अभियान 3 मार्च 1959 को अमेरिका ने भेजा। अमेरिका, यूरोपीय संघ, रूस, जापान व चीन के बाद भारत छठा ऐसा देश है जो चंद्रमा के लिए यान भेजने में सफल हुआ। 11 पेलोड युक्त चंद्रयान फर्स्ट से सिग्नल प्राप्त करने के लिए 32 मीटर व्यास के एक विशाल एंटीना की स्थापना कर्नाटक में बंगलुरु से 40 किलोमीटर दूर वेयालालू में की गई है। यह प्रथम अवसर था जब एक साथ 11 उपकरण विभिन्न अध्ययनों के लिए किसी यान के साथ भेजे गए हैं। भारत का पहला चंद्र अभियान चंद्रयान फर्स्ट अपने साथ राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी ले गया है, जिसे मून इंस्पेक्टर प्रोब चंद्रमा की सतह पर स्थापित करेगा। नेक्स्ट है चंद्रयान सेकेंड। 22 जुलाई 2019 को भारतीय भू तुल्यकाली उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV MK3 द्वारा चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सका। नेक्स्ट है भारत का मंगल मिशन। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा पूर्ण रूप से तैयार मंगल मिशन, जिसे मंगलयान नाम दिया गया है, 24 सितंबर 2014 को सुबह 8 बजे मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। इसके साथ ही अपने पहले प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है। इसरो द्वारा मंगलयान नामक अपनी अंतरिक्ष परियोजना के अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ के बाद भारत मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया। भारत एशिया का पहला देश है जो मंगल की कक्षा में दाखिला हुआ। नासा, ESA और रॉसकॉस्मोस के बाद इसरो मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाली चौथी स्पेस एजेंसी है। अगला पॉइंट है, मंगल मिशन की कुल लागत 450 करोड़ रुपये है। मंगलयान मंगल ग्रह से निकटतम स्थिति में आने पर मात्र 365 किलोमीटर दूर रहेगा, जबकि सबसे दूर होने पर 8000 किलोमीटर दूर रहेगा। मंगलयान में लगे उपकरणों का उपयोग भविष्य में मौसम, जमीन, खेती और संचार उपग्रहों में किया जा सकेगा। अगला टॉपिक है प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी। SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 साधारण क्षमता वाले SLV-3 के विकास से भारत ने प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कदम रखा तथा 18 जुलाई 1980 को SLV-3 का सफल प्रायोगिक परीक्षण करके अपनी योग्यता को सिद्ध करते हुए स्वयं को अंतरिक्ष क्लब का छठा सदस्य बना लिया। इस क्लब के अन्य पूर्व 5 सदस्य थे रूस, अमेरिका, फ्रांस, जापान एवं चीन। SLV-3 एक 4 चरणों वाला साधारण क्षमता का उपग्रह प्रक्षेपण यान था जो 40 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित कर सकता था। इसका ईंधन प्रणोदक ठोस था। SLV-3 का कुल 4 प्रायोगिक प्रक्षेपण किए गए, जिसमें द्वितीय तथा चतुर्थ प्रक्षेपण पूर्णतः सफल रहा। 17 अप्रैल 1983 को SLV-3 की चतुर्थ एवं अंतिम उड़ान तथा रोहिणी RSD-2 को सफलतापूर्वक निर्धारित कक्षा में स्थापित करने के बाद इस उपग्रह प्रक्षेपण यान के कार्यक्रम को बंद कर दिया गया। उसके बाद है ASLV, लिखा है समर्थित उपग्रह प्रक्षेपण यान अर्थात ASLV। वास्तव में
PSLV-3 का ही संवर्धित रूप है। इसे 100 से 150 किलोग्राम भार वर्ग के उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। यह एक 5 चरणों वाला संवर्धित उपग्रह प्रक्षेपण यान था। ठोस प्रणोदक ईंधन से चलने वाले ASLV के स्ट्रैप ऑन प्रथम एवं द्वितीय चरण के लिए स्वदेशी तकनीक से विकसित हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन NTPB प्रणोदक तथा तृतीय एवं चतुर्थ चरण के लिए HEF-20 प्रणोदक का प्रयोग किया गया था। ASLV के कुल 4 प्रक्षेपण कराए गए, जिनमें से ASLV-D1 24 मार्च 87 एवं ASLV-D2 13 जुलाई 88 की प्रथम दोनों प्रक्षेपण असफल सिद्ध हुए। उसके बाद है PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV 1200 किलोग्राम भार वर्ग तक के दूर संवेदी उपग्रहों को 900 किलोमीटर ऊंचाई तक की ध्रुवीय सूर्य तुल्यकालिक समकालिक कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से PSLV का देश में विकास किया गया। PSLV एक 4 चरणों वाला ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान है, जिसके प्रथम व तृतीय चरण में ठोस प्रणोदकों तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में द्रव प्रणोदकों का उपयोग किया जाता है। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन का ईंधन के रूप में तथा अमोनिया परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि द्रव प्रणोदक के रूप में मुख्य रूप से अनसीमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजाइन एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। PSLV की कुल 3 उड़ान कराई गई, जिसमें प्रथम उड़ान असफल तथा द्वितीय एवं तृतीय उड़ान पूर्णतः सफल सिद्ध हुए। नोट में है कि PSLV C3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूर संवेदी प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह है, जो देश की समुद्री इलाकों और विशेषकर चीन एवं पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नजर रख सकेगा। उसके बाद है GSLV। GSLV एक शक्तिशाली 3 चरणों वाला भूतुल्यकालिक या भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। GSLV के प्रथम चरण में ठोस प्रणोदक, द्वितीय चरण में द्रव प्रणोदक तथा तृतीय चरण में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया गया है। ठोस प्रणोदकों के अंतर्गत हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन का ईंधन के रूप में तथा अमोनियम परक्लोरेट का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। द्रव प्रणोदकों के अंतर्गत मुख्य रूप से अनसीमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजाइन UDMH एवं N2O4 का प्रयोग किया जाता है, जो कमरे के ताप पर द्रवीभूत रहता है। क्रायोजेनिक तकनीक में प्रणोदक के रूप में अत्यंत निम्न ताप पर द्रव हाइड्रोजन -250 डिग्री C एवं द्रव ऑक्सीजन -183 डिग्री C का प्रयोग होता है। GSLV की पहली विकासात्मक परीक्षण उड़ान 28 मार्च 2001 को असफल रहा था। GSLV-D1 ने भी प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-1 को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित भू-स्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में स्थापित नहीं कर सका और लगभग 1000 किलोमीटर नीचे रह गया। लेकिन GSLV-D2 ने प्रायोगिक संचार उपग्रह GSAT-2, जिसका वजन 1800 किलोग्राम था, को पृथ्वी की समानांतर कक्षा से 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित कर दिया तथा इसका इंडोनेशिया के बियाक और कर्नाटक के हासन स्थित मुख्य नियंत्रण प्रणाली से संपर्क हो गया। GSLV-D2 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 8 मई 2003 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। इस सफलता के बाद भारत उन 5 देशों अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, जापान और चीन के एलिट ग्रुप में शामिल हो गया जो भू-स्थैतिक
प्रक्षेपण में अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं। अगला पॉइंट है क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी। क्रायोजेनिक का शाब्दिक अर्थ निम्न तापीय है। यह ग्रीक भाषा शब्द क्रायोस से बना है, जो बर्फ के समान शीतलता के लिए प्रयुक्त होता है। निम्न ताप की विज्ञान में 0 डिग्री सी से 150 डिग्री सी नीचे के तापमान को क्रायोजेनिक ताप कहा जाता है। निम्न ताप अवस्था क्रायोजेनिक अवस्था वाले इंजनों में अति निम्न ताप -250 डिग्री सी पर हाइड्रोजन का ईंधन के रूप में तथा ऑक्सीजन -183 डिग्री सी का ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग होता है। इस प्रौद्योगिकी में इन प्रणोदकों को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया जाता है। इसमें ईंधन को परम तापीय अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। इस इंजन की प्रमुख विशेषता है क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होने वाले द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव ऑक्सीजन के दहन से जो ऊर्जा पैदा होती है वह ठोस ईंधन आधारित इंजन से प्राप्त ऊर्जा से कई गुना अधिक होती है। दूसरा है, इसमें ईंधन के ज्वलन की दर को नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ठोस ईंधन से परिचालित होने वाले इंजन की ज्वलन की दर को नियंत्रित करना कठिन होता है। इस प्रौद्योगिकी से युक्त इंजन में प्रणोदक की प्रति इकाई भार में अधिक बल पैदा होता है, जिससे यान को अधिक बल थ्रस्ट मिलता है। नोट में लिखा है कि क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया गया था। अगला पॉइंट है 28 अक्टूबर 2006 को तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में पूर्ण निम्न ताप क्रायोजेनिक अवस्था का भारत ने सफल परीक्षण किया। 5 जनवरी 2014 को भारतीय अंतरिक्ष संगठन इसरो ने भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण की क्रायोजेनिक तकनीक विकसित कर GSLV D5 क्रायोजेनिक इंजन को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत क्रायोजेनिक तकनीक का सफल परीक्षण करने वाला छठा देश है। भारत से पूर्व यह क्षमता अमेरिका, रूस, चीन, जापान एवं फ्रांस ने प्राप्त की है। अगला टॉपिक है दोस्तों भारतीय परमाणु अनुसंधान। लिखा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की भारतीय यात्रा आरंभ हुई। भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अगस्त 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। परमाणु ऊर्जा के सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के तत्वाधान में किए जाते हैं। परमाणविक ऊर्जा विभाग प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रशासन के अधीन है। उसके बाद है परमाणु अनुसंधान एवं विकास के प्रमुख केंद्र। पहला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क। ट्राम्बे मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क परमाणु विज्ञान एवं संबद्ध क्षेत्र में कार्यरत देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है। बार्क परमाणु विद्युत कार्यक्रम तथा उद्योग एवं खनिज क्षेत्र की इकाइयां अनुसंधान एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। इस केंद्र ने उद्योग, औषधि तथा कृषि के क्षेत्र में रेडियो आइसोटोप के चिकित्सकीय उपयोगों सहित परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण कार्यों में उपयोग की प्रौद्योगिकी का विकास किया है। प्रायोगिक रिएक्टरों को जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान के लिए खास तौर से किया जाता है। कनाडा के सहयोग से बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप का उत्पादन एवं उनके प्रयोग को प्रोत्साहित करना है। ध्रुव अनुसंधान रिएक्टर में रेडियो आइसोटोप तैयार करने के साथ साथ परमाणु प्रौद्योगिकियों एवं पदार्थों में शोध पर कार्य किया जाता है। उसके बाद है दोस्तों बॉक्स में कि बार्क के परमाणु रिएक्टर निर्माण वर्ष और क्षमता मेगावाट में। अप्सरा का निर्माण कब हुआ था? 1956 में और क्षमता है 1 मेगावाट। साइरस 1960 में 40 मेगावाट का। जर्लिना 1961 में 0 मेगावाट।
पूर्णिमा 1 1972 में 00 मेगावाट, पूर्णिमा सेकेंड 1984 में 00 मेगावाट, ध्रुव 1985 में 100 मेगावाट और पूर्णिमा थर्ड 1990 में 00 मेगावाट। उसके बाद है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। वर्ष 1971 में कलपक्कम तमिलनाडु में इस केंद्र की स्थापना की गई। इस केंद्र का प्रमुख कार्य फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के संबंध में अनुसंधान एवं विकास करना है। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन को काम में लाता है। फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की कुछ विशेषताएं निम्न हैं। पहला विशेषता है, इसमें श्रृंखलागत अभिक्रिया को तीव्र न्यूट्रॉनों के माध्यम से निरंतर जारी रखा जाता है। ताप रिएक्टर की अपेक्षा इसमें विखंडित न्यूट्रॉनों की संख्या अत्यधिक होती है। दूसरा है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्राकृतिक यूरेनियम का प्रयोग ताप रिएक्टर की अपेक्षा 60 से 70 गुना ज्यादा होता है। तीसरा है, इसमें रेडियोधर्मिता का उत्सर्जन अल्प मात्रा में होता है। चौथा है, इसमें शीतलक के रूप में सोडियम का प्रयोग किया जाता है जबकि ताप रिएक्टर में जल का। और पांचवा है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की रूपरेखा फ्रांस की रैपसोडी रिएक्टर पर आधारित है। उसके बाद है बॉक्स में कामिनी। कामिनी संक्षिप्त रूप है कलपक्कम मिनी रिएक्टर का। कामिनी ने 17 सितंबर 1997 से काम करना शुरू कर दिया था। इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर है कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है, वहीं कामिनी थोरियम 31 का उपयोग ईंधन के रूप में करेगा। स्मरणीय है कि कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाएगा, क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंट का मिलान करना बड़ा सरल हो जाएगा। उसके बाद है उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र CAT। लिखा है 1984 में इंदौर में स्थापित उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का मुख्य कार्य लेजर एवं त्वरकों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विकास करना है। नोट में लिखा है दोस्तों कि लेजर अक्षर समूह का निर्माण लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। लेजर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के द्वारा एक वर्णी प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेजर की खोज अमेरिका की हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मेमेन के द्वारा 1960 में की गई थी। 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया। उसके बाद है परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र VECC। यह केंद्र परमाणु भौतिकी, परमाणु रसायन शास्त्र, विभिन्न उद्योगों के लिए रेडियो समस्थानिकों के उत्पादन एवं रिएक्टरों को विभिन्न स्तरों से होने वाली क्षति के उच्च अध्ययन का राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य प्रमुख इकाइयां, संस्थान का नाम और उसकी स्थिति। परमाणु पदार्थ निदेशालय कहां पर स्थित है? हैदराबाद में। गुरु जल बोर्ड मुंबई में। नाभिकीय ईंधन परिसर हैदराबाद में। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड मुंबई में। भारत यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा में। भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई में। विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई में। नेक्स्ट है परमाणु परीक्षण। 18 मई 1974 में पोखरण जैसलमेर राजस्थान में भारत ने स्वदेशी
पहला परीक्षणीय परमाणु विस्फोट किया। यह बम 12 किलो टन क्षमता का था। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा था। पहले परीक्षण के 24 वर्षों के बाद पोखरण में दूसरी बार 11 मई व 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे शक्ति 98 नाम दिया गया। सब किलो टन अर्थात 1 किलो टन से कम विस्फोटकों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यदि भारत ने समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर भी दिए तो इस विस्फोटक तकनीक के माध्यम के बाद प्रयोगशाला में भी परीक्षणों को जारी रखा जा सकता है। शक्ति 98 योजना की सफलता का श्रेय 3 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से जाता है। आर चिदम्बरम को, एपीजे अब्दुल कलाम को और अनिल काकोदकर को। उसके बाद है 1974 के परमाणु परीक्षण में मात्र प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग हुआ था, जबकि 1998 में परिशोधित यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम तक का उपयोग किया गया। ट्रिटियम ईंधन परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों में प्रयोग में लाए जाने वाले भारी जल से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद है बॉक्स में शक्ति 98 के अंतर्गत परमाणु परीक्षण। 11 मई 1998 को जो परीक्षण हुआ था वह किस प्रक्रिया पर आधारित था? थर्मो न्यूक्लियर प्रक्रिया पर, और उसकी क्षमता थी 43 किलो टन। 11 मई 1998 को ही दूसरी प्रक्रिया पर आधारित परमाणु परीक्षण हुआ, विखंडन प्रक्रिया पर, और उसकी क्षमता 15 किलो टन थी। 11 मई 1998 को अगली प्रक्रिया थी परमाणु परीक्षण की लो यील्ड, जो कि 0.2 किलो टन की क्षमता थी। फिर 13 मई 1998 को परमाणु परीक्षण जो हुआ वो लो यील्ड प्रक्रिया पर आधारित था परमाणु परीक्षण, और उसकी क्षमता थी 0.3 किलो टन। फिर 13 मई 1998 को ही अगला परीक्षण जो हुआ परमाणु परीक्षण वो लो यील्ड प्रक्रिया पर आधारित थी, जिसकी क्षमता कितनी थी? 0.5 किलो टन। नोट में लिखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट व्हाइट सैंडस में किया था। उसके बाद है अगला पॉइंट, भारत के परमाणु विद्युत गृह। परमाणु विद्युत उत्पादन के प्रबंधन के लिए 1987 में भारतीय परमाणु विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना की गई। तारापुर परमाणु विद्युत गृह संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से स्थापित भारत का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र है। यहां अमेरिका से आयातित व संवर्धित यूरेनियम का ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। इस विद्युत गृह के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति अंतिम समय तक संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की जाएगी। अगला पॉइंट है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह प्रारंभ में कनाडा के सहयोग से शुरू किया गया था। बाद में यह परियोजना स्वदेशी तकनीक से पूरी की गई। वर्तमान में यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क है। अगला हेडिंग है दोस्तों भारत के परमाणु विद्युत गृह। पहला है तारापुर परमाणु विद्युत गृह फर्स्ट एंड सेकेंड। इसकी स्थिति कहां पर है? महाराष्ट्र में। कब स्थापित हुआ? 1972 में, और इसकी क्षमता है 320 मेगावाट। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह फर्स्ट सेकेंड और विद्युत गृह थर्ड रावत भाटा राजस्थान में 1972 में स्थापित हुआ और इसकी क्षमता है 440 मेगावाट। मद्रास परमाणु विद्युत गृह 1 और 2 कलपक्कम तमिलनाडु में स्थापित हुआ 1983 में, क्षमता है 470 मेगावाट। नरोड़ा परमाणु विद्युत गृह 1 और 2 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। कब स्थापित हुआ? 1991 में, और इसकी क्षमता है 470 मेगावाट। काकड़ापाड़ परमाणु विद्युत गृह 1 और 2 सूरत गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण 1993 में हुआ था और इसकी क्षमता कितनी है? 220 मेगावाट। कैगा परमाणु विद्युत गृह 1 और 2, इसकी स्थिति कहां पर है? कर्नाटक में। क्षमता है 440 मेगावाट और कब निर्माण हुआ? 1999 में। उसके बाद कुछ परमाणु विद्युत गृह निर्माणाधीन है, जिसमें शामिल है आपको
काकड़ापाड़ परमाणु विद्युत गृह 3 कहाँ पे? सूरत गुजरात में, और इसकी कितनी क्षमता होगी? 440 मेगावाट। राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 4 रावत भाटा राजस्थान में निर्माणाधीन है, इसकी भी क्षमता कितनी होगी? 440 मेगावाट। उसके बाद कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह 1 और 2 कन्याकुमारी तमिलनाडु में निर्माणाधीन है, और इसकी क्षमता कितनी होगी? 2000 मेगावाट। उसके बाद है आपको कि निर्माण हेतु संस्तुति जो मिली है उसमें शामिल है तारापुर परमाणु विद्युत गृह 3 और 4 महाराष्ट्र में, कितनी क्षमता होगी? 1000 मेगावाट। और राजस्थान परमाणु विद्युत गृह 5, 6, 7 और 8 कहाँ पे? रावत भाटा राजस्थान में निर्माण हेतु इसकी संस्तुति मिली है, कितनी क्षमता के साथ? 2000 मेगावाट क्षमता के साथ। उसके बाद अगला हेडिंग है दोस्तों भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। चलिए देखते हैं क्या सब है इसमें। पहला पॉइंट है रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान व विकास के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की स्थापना वर्ष 1958 में की गई। इस समय इसे कुछ अन्य प्रौद्योगिकीय संस्थानों के साथ मिलाकर स्थापित किया गया था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के प्रमुख एवं महानिदेशक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार होते हैं। इस संगठन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट है रक्षा उत्पादन विभाग एवं रक्षा आपूर्ति विभाग का 1984 में विलय करके रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग की स्थापना की गई। उसके बाद है भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम। लिखा है कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जुलाई 1983 में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की नींव रखी। इस कार्यक्रम के संचालन का दायित्व रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO को सौंपा गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित प्रक्षेपास्त्रों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है, जिसमें आपको पहला है पृथ्वी। लिखा है पृथ्वी के बारे में कि यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का प्रथम परीक्षण फरवरी 1988 में चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया। पृथ्वी की न्यूनतम मारक क्षमता 40 किलोमीटर तथा अधिकतम मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। उसके बाद है त्रिशूल। यह कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 500 मीटर से 9 किलोमीटर तक है। यह मैक 2 की गति से निशाने को भेद सकता है। उसके बाद है आकाश। यह जमीन से हवा में मार करने वाला मध्यम दूरी का बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है और इसकी मारक क्षमता लगभग 25 किलोमीटर है। आकाश पहली ऐसी भारतीय प्रक्षेपास्त्र है जिसके प्रणोदक में रामजेट सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। इसकी तकनीकी को दृष्टिगत करते हुए इसकी तुलना अमेरिकी पेट्रियाट मिसाइल से की जा सकती है। यह परंपरागत एवं परमाणु आयुध को ढोने की क्षमता रखता है तथा इसे मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ा जा सकता है। उसके बाद है अग्नि। अग्नि श्रेणी में 5 प्रक्षेपास्त्र हैं: अग्नि फर्स्ट, अग्नि सेकेंड, अग्नि थर्ड, अग्नि फोर्थ और अग्नि 5। अग्नि जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर से अधिक है एवं इसे 5000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। पनडुब्बी से छोड़े जाने वाले अग्नि 3 SL का विकास भी किया जा रहा है। अग्नि 3 को पाकिस्तान की हत्फ 3 तथा इजराइल की जेडिको 2 की श्रेणी में रखा जा सकता है। अग्नि 3 परंपरागत तथा परमाणु दोनों प्रकार के विस्फोटकों को ले जाने की क्षमता रखती है। भारत ने 15 नवंबर 2011 को इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का ओडिशा के व्हीलर द्वीप से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह प्रक्षेपास्त्र 3500 किलोमीटर तक
मार करने में सक्षम है। इसमें ठोस प्रणोदक के 2 चरण और एक पेलोड है। इसमें 2 स्तरीय हथियार प्रणाली है जो ठोस प्रणोदक से चलती है। यह जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारत द्वारा 19 अप्रैल 2012 को अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के साथ भारत भी अंतर महाद्वीपीय प्राक्षेपिक प्रक्षेपास्त्र क्लब में शामिल हो गया, जिसमें अब तक केवल 5 सदस्य राष्ट्र अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस तथा यूनाइटेड किंगडम शामिल थे। हालांकि 5500 किलोमीटर से अधिक मारक दूरी को ही ICBM श्रेणी में माना जाता है, लेकिन अग्नि 5 की मारक दूरी इस अंतर्राष्ट्रीय मानदंड से 500 किलोमीटर कम है। अग्नि 5 की जद में बीजिंग और शंघाई सहित अधिकांश चीन, पाकिस्तान, दक्षिण एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के कुछ हिस्से आते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अग्नि 5 की सीमा से बाहर है। इसमें सैटेलाइट प्रक्षेपण की क्षमता है। इससे अनेक छोटे छोटे मिसाइलों को छोड़ा जा सकता है। नोट में लिखा है कि अग्नि 5 सैटेलाइट रोधी मिसाइल है। उसके बाद है दोस्तों नाग। यह टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। इसका प्रथम सफल परीक्षण नवंबर 1990 में किया गया। इसे दागो और भूल जाओ टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसे एक बार दागे जाने के पश्चात पुनः निर्देशित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके बाद है दोस्तों बॉक्स में रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग से जुड़े सार्वजनिक संस्थान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बंगलुरु में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में। मुख्यालय है बंगलुरु में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का मुख्यालय बंगलुरु, स्थापना हुई 1964 में। मझगांव डॉक लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में, स्थापना वर्ष है 1960। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मुख्यालय वास्को डी गामा में। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में और स्थापना हुई थी 1970 में। मिस्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद और स्थापना कब हुई? 1973 में। गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड का मुख्यालय कलकत्ता में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। उसके बाद है दोस्तों अगला पॉइंट, कुछ अन्य भारतीय प्रक्षेपास्त्र, जिसमें पहला है आपको धनुष। लिखा है धनुष के बारे में कि यह जमीन से जमीन पर मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में से एक है। यह पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र का ही नौसैनिक रूपांतरण है। इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर तथा इस पर लगभग 500 किलोग्राम आयुध प्रक्षेपित किया जा सकता है। उसके बाद है सागरिका। यह सबमेरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। समुद्र के भीतर से इसका पहला परीक्षण फरवरी 2008 में किया गया। यह परंपरागत एवं परमाणु दोनों ही तरह के आयुध ले जाने में सक्षम है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा तैयार किया गया है। भारत ऐसा 5वां देश है जिसके पास पनडुब्बी से बैलिस्टिक मिसाइल दागने की क्षमता है। और अन्य 4 देश हैं USA, फ्रांस, रूस, चीन और 5वां हो गया अपना देश भारत। उसके बाद है दोस्तों अस्त्र। यह मध्यम दूरी का हवा से हवा में मार करने वाला तथा स्वदेशी तकनीक से विकसित प्रक्षेपास्त्र है। इसकी मारक क्षमता 10 से 25 किलोमीटर है। यह भारत का प्रथम हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। उसके बाद है ब्रह्मोस। यह भारत एवं रूस की संयुक्त परियोजना के तहत विकसित किया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका नाम ब्रह्मोस भारत की नदी ब्रह्मपुत्र के ब्रह तथा रूस की नदी मस्कवा के मोस से मिलकर बना है। यह सतह से सतह पर मार करने वाला मध्यम दूरी का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसका प्रथम सफल परीक्षण जून 2001 में किया गया था। इसका तीसरा सफल परीक्षण मार्च 2009 में किया गया। यह भी दागो और भूल जाओ की पद्धति पर ही विकसित किया गया है।
इस क्रूज मिसाइल को जून 2007 में भारतीय थल सेना में सम्मिलित किया गया। इसका लगभग 290 किलोमीटर तक 200 किलोग्राम वजनी परमाणु बम ले जाने में सक्षम ब्रह्मोस ध्वनि की लगभग 3 गुना तेज गति से चलती है। नेक्स्ट है प्रद्युमन। यह प्रक्षेपास्त्र दुश्मन के प्रक्षेपास्त्र को हवा में बहुत ही कम दूरी पर मार गिराने में सहायक है। यह एक इंटरसेप्टर प्रक्षेपास्त्र है। भारत ने स्वदेश निर्मित एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के पूर्वी तट पर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 6 दिसंबर 2007 को किया। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। उसके बाद है एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। इस मिसाइल को भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। रुद्रम मिसाइल का परीक्षण ओडिशा के बालासोर में सुखोई 30 लड़ाकू विमान से किया गया है। रुद्रम मिसाइल भारतीय वायुसेना के लिए वायु सीमाओं की प्रभावी रूप से रक्षा करने, दुश्मन की वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार है। उसके बाद है दोस्तों बॉक्स में बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। बैलिस्टिक से आशय ऐसे प्रक्षेपण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए, किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। उसके बाद है क्रूज मिसाइल। इस श्रेणी की मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है। अगला है युद्धक टैंक अर्जुन। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इस युद्धक टैंक की गति अधिकतम 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। यह रात के अंधेरे में भी काम कर सकता है। इस टैंक में लगा एक विशेष प्रकार का फिल्टर जवानों को जहरीली गैसों एवं विकिरण प्रभाव से रक्षा करता है। इस फिल्टर का निर्माण बार्क ने किया है। युद्धक टैंक को विधिवत रूप से भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया है। उसके बाद है T-90S भीष्म टैंक। इसका निर्माण चेन्नई के समीप आवडी टैंक कारखाने में किया गया है। यह 4 किलोमीटर के दायरे में प्रक्षेपास्त्र दाग सकता है। यह दुश्मन की प्रक्षेपास्त्र से स्वयं को बचाने की क्षमता रखता है तथा जमीन में बिछाई गई बारूदी सुरंगों से भी अपनी रक्षा करने की क्षमता रखता है। अगला है हल्के लड़ाकू विमान तेजस। यह स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का लड़ाकू विमान है। इसके विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसमें अभी GE-404 अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक का इंजन लगा है, जिसे भविष्य में स्वदेश निर्मित कावेरी इंजन लगाकर हटाया जाएगा। विश्व के सबसे कम वजन वाले बहुआयामी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान 600 किलोमीटर प्रति घंटे से उड़ान भरती है और हवा से धरती पर तथा हवा से समुद्र में मार करने में सक्षम है। उसके बाद है दोस्तों पायलट रहित प्रशिक्षण विमान निशांत। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। इसे जमीन से 160 किलोमीटर के दायरे में नियंत्रित किया जा सकता है। इस विमान का मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेने की भूमिकाओं का निर्वाह करना है। उसके बाद है पायलट रहित विमान लक्ष्य। इसका विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इसका उपयोग जमीन से वायु तथा वायु से वायु में मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों से तथा तोपों से निशाना लगाने के लिए प्रशिक्षण देने हेतु एक लक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह जेट इंजन से चलता है तथा 10 बार प्रयोग में लाया जा सकता है। 100 किलोमीटर के दायरे में इसे रिमोट से नियंत्रित किया जा सकता है। इसका प्रयोग तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव।
इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। अधिकतम 245 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने वाला यह हेलीकॉप्टर 4 घंटे तक आकाश में रहकर 800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यह 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 चालकों सहित 14 व्यक्तियों को ले जाया जा सकता है। उसके बाद है IL-78। यह आसमान में उड़ान के दौरान ही लड़ाकू विमानों में ईंधन भरने वाला प्रथम विमान है जिसे भारत ने मार्च 2003 में उज्बेकिस्तान से प्राप्त किया है। इस विमान में 35 टन वैमानिकी ईंधन के भंडारण की सुविधा है। आगरा के वायु सैनिक अड्डे पर इन विमानों को रखने की विशेष व्यवस्था है। उसके बाद है काली 5000। काली 5000 का विकास बार्क द्वारा किया जा रहा है। यह एक शक्तिशाली बीम अस्त्र है जिसमें कई गीगावाट शक्ति की माइक्रोवेव तरंगें उत्सर्जित होंगी जो शत्रु के विमानों एवं प्रक्षेपास्त्रों पर लक्षित करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों और कंप्यूटर चिप्स को समाप्त करके उन्हें ध्वस्त करने में सक्षम होगी। उसके बाद है पिनाका। यह मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। स्वदेशी तकनीक से डीआरडीओ द्वारा विकसित इस रॉकेट प्रक्षेपक को ARDE पुणे में निर्मित किया गया है तथा इसका नाम भगवान शंकर के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाका रखा गया। इसके द्वारा मात्र 40 सेकंड में ही 100 किग्रा वजन के एक के बाद एक 12 रॉकेट प्रक्षेपित किए जा सकते हैं जो कम से कम 7 और अधिक से अधिक 39 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के खेमे में तबाही मचा सकते हैं। उसके बाद हम लोग विविध देखेंगे जिसमें पहला है आपको स्टील्थ प्रौद्योगिकी। स्टील्थ वायुयान और स्टील्थ जहाज का विकास स्टील्थ प्रविधि पर आधारित है। यह तकनीक सैन्य युक्तियों का एक पहलू है। इस तकनीक के द्वारा वायुयान जहाज पनडुब्बियों मिसाइल और उपग्रहों को रडार इंफ्रारेड सोनार एवं अन्य खोजी पद्धतियों की पहुंच से अदृश्य बनाया जाता है। इस तकनीक का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने किया। होटर्न हो 229 को प्रथम स्टील्थ एयरक्राफ्ट कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रसिद्ध आधुनिक स्टील्थ वायुयान में F-117 नाइटवॉक, द B-2 स्पिरिट, द F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकेंड शामिल है। नोट में लिखा है दोस्तों कि रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है। रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उस सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूरी पर है। नेक्स्ट है मानव रहित वायुयान ड्रोन्स। ये ऐसे वायुयान होते हैं जिन्हें जमीन से नियंत्रित किया जाता है या जो पूर्व नियोजित मिशन का अनुसरण करते हुए स्वायत्त रूप से चालित होते हैं। ड्रोन्स मुख्य रूप से 2 वर्गों में होते हैं। एक वो जिन्हें निगरानी के उद्देश्य से बनाया जाता है और दूसरे वे जो मिसाइल एवं बम से सुसज्जित होते हैं। ये सैन्य वायुयान से काफी सस्ते होते हैं और रिमोट कंट्रोल द्वारा उड़ाए जाते हैं तथा फ्लाइट कर्मी को कोई खतरा नहीं होता। ड्रोन के संचालन में एक व्यक्ति ड्रोन को उड़ाता है, दूसरा कैमरों एवं संवेदकों का संचालन एवं निगरानी करता है और तीसरा व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में सैनिकों कर्मियों के साथ संपर्क में बना रहता है। शस्त्रों से सुसज्जित ड्रोन का इस्तेमाल पहली बार बाल्कन युद्ध में किया गया, लेकिन इनके इस्तेमाल में आशातीत वृद्धि अफगानिस्तान, इराक और पाकिस्तान में हुई। नोट में लिखा है ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन हैं, विशेष रूप से वॉचकीपर जिसे इजरायली कंपनी एविट और ब्रिटेन की थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। उसके बाद है
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना तिरुवनंतपुरम थुम्मा गांव में 1963 में की गई थी। इसका विकास इस स्थान का चुनाव करने का प्रमुख कारण यह है कि यह केंद्र भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है। इसी का लाभ उठाने के लिए कृत्रिम उपग्रहों को पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा में प्रक्षेपित किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है और इसके बाद भ्रूण को माता के गर्भ में रखा जाता है। 25 जुलाई 1978 को ग्रेट ब्रिटेन में श्रीमती लेस्ली ब्राउन ने विश्व के प्रथम परखनली शिशु लुइस ब्राउन को जन्म दिया। भारत में जन्म लेने वाले प्रथम परखनली शिशु विवादित है। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की देखरेख में कानुप्रिया ने प्रथम परखनली बेबी दुर्गा को जन्म 3 अक्टूबर 1978 को दिया, जिसे उस समय स्वीकृति नहीं मिली। 16 अगस्त 1986 को मुंबई के KEM अस्पताल में इंदिरा हिंदुजा के देखरेख में भारत के दूसरे परखनली शिशु हर्षा का जन्म हुआ। मुखोपाध्याय के साथ हुए विवाद के कारण कुछ रिकॉर्ड हर्षा को भारत का प्रथम परखनली शिशु मानता है। इयान विलमुट, जो रोजलिंग इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे, ने 5 जुलाई 1996 को सर्वप्रथम एक वयस्क भेड़ से कोशिका लेकर डॉली नामक क्लोन का निर्माण किया था। 1953 में सर्वप्रथम बाईपास सर्जरी का प्रयोग USA में हुआ था। 3 दिसंबर 1967 को हृदय का प्रथम प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। केप टाउन के हॉस्पिटल ग्रुटसुड में यह ऑपरेशन हुआ, जिससे डेनिस डार्वेल नामक 25 वर्षीय महिला का हृदय 53 वर्षीय लेविस वानस्की को प्रत्यारोपित किया गया। अपरूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं में और अधिक विभाजन का सफलतापूर्वक संदामन किया जाता है। मौसम संबंधी परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस से भरे गुब्बारे प्रयोग में लाए जाते हैं। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिरूप को अंकित तथा पुनरावृत्ति करने की तकनीक का नाम होलोग्राफी है। यह लेजर किरणों द्वारा की गई फोटोग्राफी है जिसमें वस्तु का चित्र त्रिआयामी हो जाता है। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचलन एवं संचार का अध्ययन करता है, साइबरनेटिक्स कहलाता है। यह विज्ञान की आधुनिकतम शाखा है। इसकी परिकल्पना 1949 में सर्वप्रथम नॉर्बर्ट वीनर ने की थी। इसे नियंत्रण का विज्ञान भी कहते हैं। 19 दिसंबर 1945 में मुंबई से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई थी। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन पुणे में स्थित है। उसके बाद है न्यूट्रॉन बम। इस बम की विस्फोटक क्षमता तुलनात्मक रूप से कम होती है, लेकिन विकिरण क्षमता अधिक होती है। यह पृथ्वी एवं जल में रेडियोधर्मिता फैला सकता है। टैंकों एवं बुलेट प्रूफ वाहनों को तहस नहस कर सकता है। उसके बाद है सॉल्टेड बम। नाभिकीय हथियारों के अनुकूल पदार्थ को बाल्ट एवं सोने के द्वारा सॉल्टेड बम तैयार किया जाता है। इसकी विशेषता है कि इसके द्वारा अधिक मात्रा में रेडियोधर्मी विकिरण फैलाया जा सकता है। अगला है माइक्रोवेव बम। माइक्रोवेव बम का आविष्कार अमेरिका द्वारा किया गया। इसके द्वारा इतनी तीव्र शक्ति की ऊर्जा का उत्सर्जन होता है कि शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व
संचार प्रणाली ध्वस्त हो जाती है, यहां तक कि वाहनों की इग्निशन प्रणालियां भी इसके द्वारा नष्ट हो सकती है। उल्लेखनीय है कि शत्रु की संचार प्रणाली को ध्वस्त करने वाले इन बमों से कोई जनहानि नहीं होगी। अगला है वैक्यूम बम। अमेरिका के रक्षा अनुसंधान वैज्ञानिकों ने ऐसी थर्मोबैरिक प्रणाली का सफल परीक्षण किया है जिसके द्वारा रासायनिक एवं जैविकीय शस्त्रों के भंडारों पर अति उच्च तापमान सृजित करके उन्हें बेकार किया जा सकेगा। इस प्रकार की शस्त्र प्रणाली को पहले वैक्यूम बम के नाम से जाना जाता था। एडमिरल गर्सोकोव एक विमान वाहक पोत है जिसे भारत ने रूस से खरीदा है। यह विमान वाहक पोत विराट का स्थान ग्रहण करेगा। यह हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को मजबूती प्रदान करेगा। उसके बाद है आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। इसका निर्माण 1958 में जेएस किल्वी ने किया था। उसके बाद है के कंप्यूटर। जापान द्वारा विकसित सर्वाधिक तीव्रता के साथ चलने वाला कंप्यूटर है। इसकी गति 8.3 पेंटाफ्लॉप्स प्रति सेकेंड है। नेक्स्ट है सागा 220। इसरो द्वारा विकसित भारत का सर्वाधिक तेज गति से चलने वाला सुपर कंप्यूटर, जिसे 2 मई 2011 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित सतीश धवन सुपर कंप्यूटिंग प्रयोगशाला में स्थापित किया गया। कंपनी और उसका मुख्यालय। वोडाफोन का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम लंदन में। एडोब सिस्टम का कैलिफोर्निया अमेरिका में। सैमसंग का सियोल दक्षिण कोरिया में। हेवलेट पैकर्ड का पालो अल्टो अमेरिका में। हिटाची का चियोडा टोक्यो में। आईबीएम का अरमानक अमेरिका में। सोनी का मिनाटो जापान में। माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड अमेरिका में। एप्पल इंक कुपर्टिनो अमेरिका में। कैनन इंक ओताकू जापान में। इंटेल सेंटा क्लारा अमेरिका में। फूजी फिल्म टोक्यो जापान में। कोडेक रोचेस्टर अमेरिका में। मित्सुबिशी टोक्यो जापान में। टोशिबा मिनाटो जापान में। पैनासोनिक काडोमा जापान में। डेल राउंड रॉक अमेरिका में। वॉलमार्ट अमेरिका में। नोकिया स्पू फिनलैंड में। गूगल माउंटेन व्यू अमेरिका में। याहू का सन्नीवेल अमेरिका में। इसेड इंक का न्यू ताइपेई ताइवान में। फिलिप्स का एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। लेनोवो का बीजिंग चीन में। नेक्स्ट पॉइंट है कोरोनोग्राफ। अंतरिक्ष में उठने वाले तूफानों की पूर्व जानकारी उपलब्ध कराने वाला उपकरण कोरोनोग्राफ कहलाता है। इस उपकरण की सहायता से सूरज में 9 बड़े तूफानों का पता लगाया गया है जिन्हें कोरोनल मास इंजेक्शन कहा जाता है। उसके बाद है पॉलीग्राफ। झूठ पकड़ने वाली मशीन को पॉलीग्राफ कहते हैं। यह मशीन शरीर में होने वाली 4 भौतिक गतिविधियों का एक साथ ग्राफिक्स तैयार करता है। यह मशीन इस सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य के दिमाग में जो कुछ होता है उसका प्रभाव भौतिक गतिविधियों पर अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट है फैक्स। इसका पूरा नाम फॉर अवे जेरोक्स है। इससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जेरोक्स कॉपी भेजा जा सकता है। उसके बाद है रेवा। भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है रेवा। उसके बाद है रीएजेंट। यह एक प्रकार का रसायन है जिसका उपयोग दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु किया जाता है। इस रसायन की एक बूंद का प्रयोग करके मात्र कुछ सेकंड में यह पता चल जाता है कि दूध प्राकृतिक है अथवा सिंथेटिक। उसके बाद है सीडी स्ट्रिप। यह सरसों के तेल में बटर येलो की मिलावट की जांच के लिए विकसित एक तकनीक है। इस तकनीक के तहत मिलावट की जांच हेतु रसायन युक्त एक छोटे कागज पर एक बूंद तेल डालने के बाद यदि वह गुलाबी हो जाए तो तेल में बटर येलो की मिलावट की पुष्टि हो जाती है। उसके बाद है दोस्तों सार्स।
रहस्यमयी निमोनिया के रूप में चर्चित घातक बीमारी सार्स यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के विषाणु को पैरामिक्सोवायरस के रूप में चिन्हित किया गया है, जो कोरोनो वायरस परिवार से संबंधित है। इसके रोगी में निमोनिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लगातार खांसी आने और सांस में तकलीफ बने रहने के कारण रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। उसके बाद है नेवी रेपिन। वैज्ञानिकों ने एड्स ग्रस्त महिलाओं के गर्भस्थ शिशु को इस जानलेवा बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए एक सस्ती दवा नेवी रेपिन का विकास किया है। इस दवा की मात्र 2 खुराकों से ही प्रतिवर्ष लाखों शिशुओं को एड्स बीमारी से बचाया जा सकता है। शिशु को यह दवा 18 माह की आयु तक दी जाती है। अगला पॉइंट है, अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनोसांटो ने कृषि जगत में विकास के लिए कीट प्रतिरोधी क्षमता वाले कपास का बीज तैयार किया है। उसने वैसिलस हुडी जीएनसिस बीटी जीवाणुओं को इसके लिए कपास में अंतरित किया। इस बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की मदद से आलू, टमाटर और सरसों के कीट प्रतिरोधी बीज तैयार कर लिए गए हैं। अगला पॉइंट है, हाइब्रिडोमा तकनीक का विकास 1975 में डॉक्टर मिलस्टोन, कोसलर एवं जर्मे द्वारा किया गया। इस तकनीक द्वारा एक कॉलोनी प्रतिरक्षियों का वाणिज्यिक उत्पादन किया जाता है। टर्मिनेटर बीज जेनेटिक इंजीनियरों द्वारा तैयार किया गया ऐसा बीज है जिसके अंकुरण से पौधे तो तैयार होते हैं, किंतु उनसे अंकुलक्षण बीज का उत्पादन नहीं होता है। इकोमार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के लिए अनुकूल होते हैं। यह भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक के जनक प्रोफेसर सर रॉबर्ट एडवर्ड्स थे 1925 से 2013 के बीच, जिन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रयोगशाला में 1968 में इस तकनीक का आविष्कार किया था। तत्पश्चात 1978 में इनके निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप ओल्ड हेड जनरल अस्पताल में लुइस ब्राउन नामक प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म संभव हुआ। इसके लिए एडवर्ड्स को 2010 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप, जिसे आला भी कहते हैं, ध्वनि तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस यंत्र के माध्यम से डॉक्टर हृदय तथा फेफड़ों के रोगों की पहचान करते हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्रामों के कार्यान्वयन का सही कालानुक्रम इस प्रकार है। टेरलस प्रोग्राम TERLS प्रोग्राम 1974 में सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट प्रोग्राम अगस्त 1975 में अमेरिकी उपग्रह ATS-6 की सहायता से संचालित हुआ। सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट STEP प्रोग्राम का कार्यान्वयन इसरो तथा डाक तार विभाग ने फ्रांस जर्मनी के सिम्फोनिया उपग्रह के सहयोग से 1977 से 1979 ईस्वी तक किया। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल APPLE भारत का प्रथम भू स्थिर प्रायोगिक संचार उपग्रह था, जिसे 19 जून 1981 को प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद है, स्टेम सेलों का अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टेम सेल में एक संपूर्ण भ्रूण के निर्माण की बृहद क्षमता निहित है। इससे विभिन्न रोगों के निजात में सहायता मिलती है। स्टेम कोशिका संबंधी अनुसंधान में मधुमेह, अल्जाइमर रोग, पार्किंसंस रोग, ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस, पक्षाघात और हृदय रोग आदि से पीड़ित लोगों के लिए आशा की नई किरण दिखाई देने लगी है। उसके बाद है, ऑप्टिकल फाइबर प्रकाशित तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा प्रकाश के सिग्नल को इतनी तीव्रता में बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ऑप्टिकल फाइबर क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक रेशे की मोटाई लगभग 10⁻⁻4 सेंटीमीटर होती है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु
सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। अमेरिका के एफ लेवी को रेडियो कार्बन प्रणाली के आविष्कार का श्रेय है, जिसने सर्वप्रथम 1949 में कार्बन पर आधारित तिथियों के निर्धारण की विधि की घोषणा की थी। रेडियो कार्बन का अर्थ कार्बन 14 की विघटन प्रक्रिया से संबंध रखता है। उसके बाद है व्यक्तियों की जेनेटिक स्तर पर पहचान में इस्तेमाल तकनीक को ही एनएन फिंगरप्रिंट अथवा डीएनएन प्रोफाइलिंग कहते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग टेक्नोलॉजी से जले हुए अथवा पहचान में न आने वाले मृत शरीरों की भी पहचान की जा सकती है। डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मुख्य रूप से जैविकीय नमूने की जरूरत पड़ती है। जैविकीय नमूने में खून के धब्बे, जड़ सहित बाल का टुकड़ा, वीर, त्वचा कोशिकाएं, मुंह पर रखा कपड़ा, लार, अस्थि मज्जा अथवा किसी उत्तक की कोशिकाएं शामिल की जा सकती है। ज्ञातव्य है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का विकास सबसे पहली बार 1984 में ब्रिटिश वैज्ञानिक यालेफ जेफरी ने किया था। रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा यह भी पता लगाया जा सकता है कि वायुयान की गति तथा दिशा की क्या स्थिति है। विश्व का प्रथम ताप उष्मीय विलवणीकरण संयंत्र भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कवारती में संस्थापित किया गया है। यह प्रतिदिन 1 लाख लीटर अवलवण जल का उत्पादन करेगा। कैसिनी नासा द्वारा शनि एवं उनके उपग्रहों के अध्ययन हेतु प्रक्षेपित रोबोटिक अंतरिक्ष यान है। अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर संलयन ऊर्जा की संभावनाओं को प्रदर्शित करने हेतु संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास परियोजना है। इस परियोजना में यूरोपीय संघ, जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, रूसी संघ एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की सहभागिता है। यह परियोजना दक्षिण फ्रांस के कद्रास नगर में है। राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं महासागर अनुसंधान संस्थान NCAOR गोवा में हिमालय में काफी ऊंचाई पर एक अनुसंधान केंद्र ध्रुवीय एवं क्रायोस्फीयर रिसर्च स्थापित किया, जिसे हिमांस कहा गया। यह 13,500 फीट लगभग 4,000 मीटर से अधिक से ऊपर स्पीति हिमाचल प्रदेश में एक सुदूर स्थान पर स्थित है। अगला पॉइंट है भारत का भादला सोलर पार्क विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क है, जो सौर पार्क निर्माण जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। तेलंगाना के पेद्दापल्ली जिले के रामागुंडम में NTPC द्वारा भारत का सबसे बड़ा 100 मेगावाट संयंत्र विकसित किया जा रहा है। हरियाणा के ग्वाल पहाड़ी में भारत एवं फ्रांस के सहयोग से सौर ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है तथा राजस्थान के जोधपुर जिले में एक सौर ताप ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की ओर कदम बढ़ाते हुए दीव मार्च 2018 के प्रारंभ में सौर ऊर्जा से 100% चलने वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश बना। गौरतलब है कि दीव का क्षेत्रफल लगभग 40 वर्ग किलोमीटर है। जमीन की कमी के बावजूद लगभग 50 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर सोलर पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है दोस्तों, कुछ प्रमुख आधुनिक आविष्कार एवं आविष्कारक। LED का आविष्कारक कौन है? निकोलो न्याक। मशीन गन का जेम्स पकल। मोबाइल फोन का मार्टिन कूपर। जेट इंजन का फ्रैंक व्हिटले। लेसर का TH मेमन। परमाणु बम का J रॉबर्ट ओपेनहियर। प्रक्षेपास्त्र का वर्नर वान ब्रॉन। हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर। न्यूट्रॉन बम का सैमुअल T कोहन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का एकर्ट एवं मॉसली। सुपर कंडक्टर का H कैमर लिंग। टेलीविजन का J.L. बेयर्ड। रडार, आधुनिक रडार का
टेलर एवं यंग, गैस इंजन का डेमलर, डीजल इंजन का रुडोल्फ। नेक्स्ट हेडिंग है कुछ प्रमुख संस्थाएं। संस्था, उसका मुख्यालय और उससे संबंधित मुख्य विशेषताएं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NII, इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। जीव विज्ञान में चुनौतीपूर्ण प्रश्नों के समाधान के लिए विभिन्न जांचकर्ताओं को एक साथ लाने वाले अंदाज में वैज्ञानिक कार्यक्रमों का विस्तार जारी रखा ताकि स्वास्थ्य सेवा में सुधार हो सके। उसके बाद है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र NCCS, इसका मुख्यालय है पुणे में। इसे केंद्र ने अपने PhD कार्यक्रमों में युवा वैज्ञानिक प्रतिभा और शोधार्थियों को बढ़ावा देने में और संरचनात्मक जीव विज्ञान, स्टेम सेल जीव विज्ञान में अत्याधुनिक अनुसंधान के क्षेत्रों में काम करने में नई पहल की है। उसके बाद है DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं निदान केंद्र हैदराबाद में। यह कृषि एवं प्रसंस्कृत उत्पादों को कृषि जिन्सों के नमूनों की शुद्धता जांचने की सेवा प्रदान करता है। जीव विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर में। इस संस्थान का जोड़ संक्रामक रोग जीव विज्ञान, जीन गतिविधियों एवं नियमन तथा ट्रांसलेशनल शोध पर है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में। यह केंद्र मिर्गी और ब्रेन मैपिंग पर बहुविषयक अनुसंधान और शिक्षण में लगा हुआ है। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र तिरुवनंतपुरम में। यह केंद्र गंभीर रोगों के जीव विज्ञान, तीव्र रोगों के जीव विज्ञान तथा रोग जैव प्रौद्योगिकी के संबंध में अनुसंधान कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। उसके बाद है जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान इम्फाल में। यह संस्थान पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जैव संसाधनों के संरक्षण एवं सतत उपयोग में लगा हुआ है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान कल्याणी में। यह संस्थान स्वास्थ्य एवं रोगों के लिए जीनोमिकी में तीव्रता लाने तथा रोगों एवं स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों की जानकारी देने वाले जीनोमिक प्रमाण तलाशने में जुटा है। नेक्स्ट है जैवीय क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। कहां पर है इसका मुख्यालय? फरीदाबाद में। यह केंद्र विविध विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। इस संस्थान ने संक्रामक रोगों ब्रुसेलोसिस, हाइलेरियोसिस, बेब्सियोसिस, न्यूकैसल डिजीज वायरस, लेप्टोस्पाइरोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मेटाइटिस, पेस्ट डी पेटिट शुरू, मिनेंटस वायरस तथा फुट एंड माउथ डिजीज पर तथा इन रोगों के निदान एवं रोकथाम के नए तरीके विकसित करने की पहल की है। उसके बाद है राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नाबी। कहां पर है इसका मुख्यालय? मोहाली में। यह केंद्र उसी स्थान पर बायोटेक क्लस्टर बनाने के लिए अनुसंधान कार्यक्रमों एवं प्रौद्योगिकियों में जुटा है। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।